31 अक्टूबर 2017 की शाम भोपाल में खासी चहल पहल थी। ट्रैफिक भी रोजाना से कहीं ज्यादा था, क्योंकि अगले दिन मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस समारोह लाल परेड ग्राउंड में मनाया जाना था। सरकारी वाहन लाल परेड ग्राउंड की तरफ दौड़े जा रहे थे। सुरक्षा व्यवस्था के चलते यातायात मार्गों में भी बदलाव किया गया था, जिसकी वजह से एमपी नगर से लेकर नागपुर जाने वाले रास्ते होशंगाबाद रोड पर ट्रैफिक कुछ ज्यादा ही था। इसी रोड पर स्थित हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर तो बार बार जाम लगने जैसे हालात बन रहे थे। एमपी नगर में कोचिंग सेंटर और हॉस्टल्स बहुतायत से हैं, जहां तकरीबन 85,000 छात्र छात्राएं कोचिंग कर रहे हैं। इनमें लड़कियों की संख्या आधी से भी अधिक है। आसपास के जिलों के अलावा देश भर के विभिन्न राज्यों के छात्र यहां नजर आ जाते हैं। शाम होते ही एमपी नगर इलाका छात्रों की आवाजाही से गुलजार हो उठता है। कॉलेज और कोचिंग आते जाते छात्र दीन दुनिया की बातों के अलावा ढींगा मस्ती करते भी नजर आते हैं। अनामिका भी यहीं के एक कोचिंग सेंटर से पीएसएससी की कोचिंग कर रही थी। अनामिका ने 12वीं पास कर एक कॉलेज में बीएसएससी में दाखिला ले लिया था। उसका मकसद एक अच्छी सरकारी नौकरी पाना था, इसलिए उसने कॉलेज की पढ़ाई के साथ प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी शुरू कर दी थी। सर्दियां शुरू होते ही अंधेरा जल्दी होने लगा था, इसलिए जब 7 बजे कोचिंग क्लास छूटी तो अनामिका ने जल्द हबीबगंज रेलवे स्टेशन पहुंचने के लिए रेलवे की पटरियों वाला रास्ता चुना। वह रेलवे लाइनें पार कर शॉर्टकट रास्ते से जाती थी। अनामिका विदिशा से रोजाना ट्रेन द्वारा अप डाउन करती थी। उसके पिता भोपाल में ही रेलवे फोर्स में एएसआई हैं और उन्हें हबीबगंज में ही स्टाफ क्वार्टर मिला हुआ है, पर वह वहां जरूरत पड़ने पर ही रुकती थी। उसकी माँ भी पुलिस में हवलदार है। कोचिंग से छूटकर अनामिका हबीबगंज स्टेशन पहुंचकर विदिशा जाने वाली किसी भी ट्रेन में बैठ जाती थी। फिर घंटे सवा घंटे में वह घर पहुंच जाती थी, जहां उसकी माँ और दोनों बड़ी बहनें उसका इंतजार कर रही होती थीं। रोजाना की तरह 31 अक्टूबर को भी वह शॉर्टकट के रास्ते से हबीबगंज स्टेशन की तरफ जा रही थी। एमपी नगर से लेकर हबीबगंज तक रेल पटरी वाला रास्ता आमतौर पर सुनसान रहता है। केवल पैदल चलकर पटरी पार करने वाले लोग ही वहां नजर आते हैं। बीते कुछ सालों से रेलवे पटरियों के इर्द गिर्द कुछ झुग्गी बस्तियां भी बस गई हैं, जिनमें मजदूर वर्ग के लोग रहते हैं। यह शॉर्टकट अनामिका को सुविधाजनक लगता था, क्योंकि वह उधर से 10 से 12 मिनट में ही रेलवे स्टेशन पहुंच जाती थी। अनामिका एक बहादुर लड़की थी। मम्मी पापा दोनों के पुलिस में होने के कारण वह और भी बेखौफ रहती थी। शाम के वक्त झुग्गी झोपड़ियों और झाड़ियों वाले रास्ते से किसी लड़की का यूं अकेले जाना हालांकि खतरे वाली बात थी, लेकिन अनामिका को गुंडे बदमाशों से डर नहीं लगता था। उस वक्त उसके जहन में यही बात चल रही थी कि विदिशा जाने के लिए कौन कौन सी ट्रेनें मिल सकती हैं। वैसे शाम 6 बजे के बाद विदिशा जाने के लिए 6 ट्रेनें हबीबगंज से मिल जाती हैं, इसलिए नियमित यात्रियों को आसानी हो जाती है। नियमित यात्रियों की भी हर मुमकिन कोशिश यही रहती है कि जल्दी प्लेटफॉर्म तक पहुंच जाएं। शायद देरी से चल रही कोई ट्रेन खड़ी मिल जाए, और ऐसा अक्सर होता भी था कि प्लेटफॉर्म तक पहुंचते पहुंचते किसी ट्रेन के आने का अनाउंसमेंट सुनाई दे जाता था। एमपी नगर से कोई 1 किलोमीटर पैदल चलने के बाद ही रेलवे केबिन और दूसरी इमारतें नजर आने लगती हैं, तो आने जाने वालों को उन्हें देखकर बड़ी राहत मिलती है कि लो, अब तो पहुंचने ही वाले हैं। बदमाश ने फिल्मी स्टाइल में रोका रास्ता। यही उस दिन अनामिका के साथ हुआ। पटरियों के बीच चलते स्टेशन की लाइटें दिखने लगीं तो उसे लगा कि वक्त पर प्लेटफॉर्म पहुंच ही जाएगी। जब दूर से आरपीएफ थाना दिखने लगा तो अनामिका के पांव और तेजी से उठने लगे, लेकिन एकाएक ही वह अचकचा गई। उसने देखा कि गुंडे से दिखने वाले एक आदमी ने फिल्मी स्टाइल में उसका रास्ता रोक लिया है। अनामिका यही सोच रही थी कि क्या करें, तभी उस बदमाश ने उसका हाथ पकड़ लिया। आसपास कोई नहीं था और थीं भी तो सिर्फ झाड़ियां, जो उसकी कोई मदद नहीं कर सकती थीं। अनामिका के दिमाग में खतरे की घंटी बजी, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और उस बदमाश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश करने लगी। प्रकृति ने स्त्री जाति को यह खूबी दी है कि वह पुरुष के स्पर्श मात्र से उसकी मंशा भांप जाती है। अनामिका ने खतरा भांपते हुए उस बदमाश से अपना हाथ छुड़ाने की कोशिश तेज कर दी। अनामिका ने उस पर लात चलाई,
तभी झाड़ियों से दूसरा गुंडा बाहर निकल आया। तुरंत ही अनामिका को समझ आ गया कि यह उसी का साथी है। मदद के लिए चिल्लाने का कोई फायदा नहीं हुआ। अभी तक तीनों रेल की पटरियों के नज़दीक थे, जहां कभी भी कोई ट्रेन आ सकती थी। बाहर आए दूसरे गुंडे ने भी अनामिका को पकड़ लिया और दोनों उसे घसीटकर नज़दीक बनी पुलिया की तरफ ले जाने लगे। अनामिका ने पूरी ताकत और हिम्मत लगाकर उनसे छूटने की कोशिश की, पर दो हट्टे-कट्टे मर्दों के चंगुल से छूट पाना अब नामुमकिन सा था। अनामिका का विरोध उन्हें डराने की बजाय और उकसा रहा था, इसलिए वे उसे घसीटते हुए पुलिया के नीचे ले गए। उन्होंने अनामिका को लगभग 100 फुट तक घसीटा, लेकिन इस दौरान भी अनामिका हाथ पैर चलाती रही और मदद के लिए चिल्लाती भी रही, पर ना तो उसका विरोध काम आया और ना ही उसकी आवाज़ किसी ने सुनी। आखिरकार अनामिका हार गई। दोनों गुंडों ने उसके साथ बलात्कार किया। इस बीच वह इन दोनों के सामने रोई, गिड़गिड़ाई भी। इतना ही नहीं, उसने अपनी हाथ घड़ी, मोबाइल फोन और कान के बुंदे तक उनके हवाले कर दिए। पर इन गुंडों का दिल नहीं पसीजा। ज्यादती के पहले ही खींचातानी में अनामिका के कपड़े तक फट चुके थे। उन दोनों की बातचीत से उसे इतना जरूर पता चल गया कि इन बदमाशों में से एक का नाम अमर और दूसरे का गोलू है। जब इन दोनों ने अपनी कुत्सित मंशाएं पूरी कर लीं, तो अनामिका को लगा कि वे उसे छोड़ देंगे। इस बाबत उसने उन दरिंदों से गुहार भी लगाई थी। राक्षसों की दयांतदारी भी कितनी भारी पड़ती है, इसका एहसास अनामिका को कुछ देर बाद हुआ। लगभग 1 घंटे तक ज्यादती करने के बाद अमर और गोलू ने तय किया कि अनामिका को यूं निर्वस्त्र छोड़ा जाना ठीक नहीं, इसलिए उसके लिए कपड़ों का इंतजाम किया जाए। नशे में डूबे इन हैवानों की यह दया अनामिका पर और भारी पड़ी। गोलू ने अमर से कहा कि वह अनामिका की निगरानी करे और खुद उसके लिए कपड़े लेने गोविंदपुरा की झुग्गियों की तरफ चला गया। वहां उसके 2 दोस्त राजेश और रमेश रहते थे। गोलू ने उनसे एक जोड़ी लेडीज कपड़े मांगे, तो इन दोनों ने इसकी वजह पूछी। इस पर गोलू ने सारा वाकया उन्हें बता दिया। गोलू की बात सुनकर राजेश और रमेश की हैवानियत भी जाग उठी। वे दोनों कपड़े लेकर गोलू के साथ उसी पुलिया के नीचे पहुंच गए, जहां अनामिका निर्वस्त्र पड़ी थी। अनामिका अब लाश सरीखी बन चुकी थी। उन चारों में से कोई जाकर स्टेशन के बाहर से चाय और गांजा ले आया। इन्होंने छक कर चाय गांजे की पार्टी की और बेहोशी और होश के बीच झूल रही अनामिका के साथ अमर और गोलू ने एक बार फिर ज्यादती की। फूल सी अनामिका इस ज्यादती को झेल नहीं पाई और बेहोश हो गई। जब वासना का भूत उतरा, तो इन चारों ने अनामिका को जान से मार डालने का मशवरा किया, जिसे इनमें से ही किसी ने यह कहते हुए खारिज कर दिया कि रहने दो, लड़की किसी को कुछ नहीं बता पाएगी क्योंकि यह तो हमें जानती तक नहीं है। बेहोश पड़ी अनामिका इन चारों की नज़र में मर चुकी थी, इसलिए चारों अपने साथ लाए कपड़े उसके पास फेंक कर फरार हो गए और अनामिका से लूटे गए सामान का आपस में बंटवारा कर लिया। थोड़ी देर बाद अनामिका को होश आया, तो वह कुछ देर इनके होने ना होने की टोह लेती रही। उसे जब यह यकीन हो गया कि बदमाश वहां नहीं है, तो उसने जैसे तैसे उनके लाए कपड़े पहने और बड़ी मुश्किल से महज 100 फीट दूर स्थित जीआरपी थाने पहुंची। पुलिस ने सहयोग नहीं किया। थाने का स्टाफ उसे पहचानता था। मौजूदा पुलिसकर्मियों से उसने कहा कि पापा से बात करा दो, तो एक ने उसके पिता को नंबर लगाकर फोन उसे दे दिया। फोन पर सारी बात तो उसने पिता को नहीं बताई, सिर्फ इतना कहा कि आप तुरंत यहां थाने आ जाइए। बेटी की आवाज से ही पिता समझ गए कि कुछ गड़बड़ है, इसलिए 15 मिनट में ही वे थाने पहुंच गए। पिता को देखकर अनामिका कुछ देर पहले की घटना और तकलीफ भूल उनसे ऐसे चिपट गई मानो अब कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। बेटी की नाजुक हालत देखकर पिता उसे घर ले आए और फोन पर पत्नी को भी तुरंत भोपाल पहुंचने को कहा, तो वह भी भोपाल के लिए रवाना हो गई। देर रात मां वहां पहुंची तो माहौल कुछ कुछ सामान्य हो चला। अनामिका ने उन्हें अपने साथ हुई ज्यादती की बात बताई। जाहिर है, सुनकर माँ बाप का कलेजा दहल उठा। बेटी की एकाएक बात से उन्हें लग रहा था कि जैसे कोई धारदार चाकू से उनके कलेजे को टुकड़े टुकड़े कर निकाल रहा है, क्योंकि रात बहुत हो चुकी थी और भोपाल में मध्य प्रदेश स्थापना दिवस की तैयारियां चल रही थीं। इसलिए उन्होंने तय किया कि सुबह होते ही सबसे पहला काम पुलिस में रिपोर्ट लिखवाना होगा, जिससे अपराधी पकड़े जाएं। अनामिका के माता पिता
अगली सुबह ही कोई 10:30 बजे एमपी नगर थाने पहुंचे। खुद को बेइज्जत महसूस कर रही अनामिका को उम्मीद थी कि थाने पहुंचकर फटाफट आरोपियों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज हो जाएगी। एमपी नगर थाने में इन तीनों ने मौजूद सब इंस्पेक्टर आर.एन. टेकाम को आपबीती सुनाई। तकरीबन आधे घंटे तक इस सब इंस्पेक्टर ने अनामिका से उसके साथ हुई ज्यादती के बारे में पूछताछ की, लेकिन रिपोर्ट लिखने के बजाय वह इन तीनों को घटनास्थल पर ले गया। घटनास्थल का मुआयना करने के बाद टेकाम ने उन पर यह कहते हुए गाज गिरा दी कि यह जगह तो हबीबगंज थाने में आती है, इसलिए आप वहां जाकर रिपोर्ट लिखाइए। यह दरअसल मानसिक और प्रशासनिक बलात्कार की शुरुआत थी। दिलचस्प इत्तेफाक की बात यह थी कि यह तीनों जब एमपी नगर से हबीबगंज थाने की तरफ जा रहे थे, तब हबीबगंज रेलवे स्टेशन के बाहर सामने की तरफ से गुजरते अनामिका की नज़र गोलू पर पड़ गई। रोमांचित होकर अनामिका ने पिता को बताया कि जिन 4 लोगों ने बीती रात मेरे साथ दुष्कर्म किया था, उनमें से एक यह सामने खड़ा है। इतना सुनते ही उसके माता पिता ने वक्त न गंवाते हुए गोलू को धर दबोचा। गोलू का इतनी आसानी और बिना स्थानीय पुलिस की मदद के पकड़ा जाना एक अप्रत्याशित बात थी। अब उन्हें उम्मीद हो गई कि बाकी इसके तीनों साथी भी जल्द पकड़े जाएंगे। गोलू को दबोचकर यह तीनों हबीबगंज थाने पहुंचे। हबीबगंज थाने के टीआई रविंद्र यादव को एक बार फिर अनामिका को पूरा हादसा बताना पड़ा। रविंद्र यादव ने गोलू से सख्ती से पूछताछ की तो उसने अपने साथियों के नाम पते भी बता दिए। उन्होंने मामले की गंभीरता को समझते हुए आला अफसरों को भी वारदात के बारे में सूचित कर दिया। टीआई उन तीनों को लेकर फिर घटनास्थल पहुंचे। हबीबगंज थाने में रिपोर्ट दर्ज नहीं हुई, पर अच्छी बात यह थी कि मुजरिमों के बारे में काफी कुछ पता चल गया था। आला अफसरों के सामने भी अनामिका को दुखद आपबीती बार बार दोहरानी पड़ी। रविंद्र यादव ने हबीबगंज जीआरपी को भी फोन किया था, लेकिन वहां से कोई पुलिस वाला नहीं आया। सूरज सिर पर था, लेकिन अनामिका और उसके माता पिता की उम्मीदों का सूरज पुलिस की कार्रवाई देखकर ढलने लगा था। बार बार फोन करने पर जीआरपी का एक एएसआई घटनास्थल पर पहुंचा, लेकिन उसका आना भी एक रस्मदायगी साबित हुआ। जैसे वह आया था, सब कुछ सुनकर वैसे ही वापस लौट गया। इसके कुछ देर बाद हबीबगंज जीआरपी के टीआई मोहित सक्सेना घटनास्थल पर पहुंचे। उनके और रविंद्र यादव के बीच घंटे भर इसी बात पर बहस होती रही कि घटनास्थल किस थाना क्षेत्र में आता है। इस दौरान अनामिका और उसके माँ बाप भूखे प्यासे उनकी बहस को सुनते रहे कि थाना क्षेत्र तय हो तो एफआईआर दर्ज हो और कार्रवाई आगे बढ़े। आखिरकार यह तय हुआ कि अनामिका गैंगरेप का मामला हबीबगंज जीआरपी थाने में दर्ज होगा। अब तक रात के 8 बज चुके थे। अनामिका के पिता को अपनी बेटी की चिंता सताने लगी थी, जो थकान के चलते सामान्य ढंग से बातचीत भी नहीं कर पा रही थी। तमाम पुलिस वालों के सामने अनामिका को अपने साथ घटी घटना दोहरानी पड़ी। ये सब बार बार बताकर वह इस तरह अपमानित हो रही थी जैसे उसने कोई अपराध खुद किया हो। मीडिया में बात आने के बाद पुलिस सक्रिय हुई। 24 घंटे थाने दर थाने भटकने के बाद तीनों का भरोसा पुलिस और इंसाफ से उठने लगा था। मध्य प्रदेश का स्थापना दिवस बिना किसी अड़चन के मन चुका था, जिसमें पुलिस का भारी भरकम अमला तैनात था। 2 नवंबर 2017 को जब अनामिका के साथ हुए अत्याचारों की भनक मीडिया को लगी, तो अगले दिन के अखबार इस जघन्य, विभत्स और शर्मनाक बलात्कार कांड से रंगे हुए थे, जिनमें पुलिस की लापरवाही, मनमानी और हीलाहवाली पर खूब कीचड़ उछाली गई थी। लोग अब बलात्कारियों से ज्यादा पुलिस को कोसने लगे थे। जब आम लोगों का गुस्सा बढ़ने लगा, तो स्थापना दिवस की खुमारी उतार चुके मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आला पुलिस अफसरों की बैठक ली। मीटिंग में सक्रियता और संवेदनशीलता दिखाते हुए मुख्यमंत्री ने डीजीपी आरशी कुमार शुक्ला और डीआईजी संतोष कुमार सिंह की जमकर खिंचाई की और टीआई जीआरपी हबीबगंज मोहित सक्सेना, एमपी नगर थाने के टीआई संजय सिंह बैंस, हबीबगंज थाने के टीआई रविंद्र यादव के अलावा जीआरपी के एक सब इंस्पेक्टर भवानी प्रसाद उइके को तत्काल सस्पेंड कर दिया। कानूनी प्रावधान तो यह है कि छेड़खानी और दुष्कर्म के मामलों में पुलिस को एफआईआर लिखना अनिवार्य है। आईपीसी की धारा 166 स्पष्ट कहती है कि धारा 376, 354, 326 और 509 के तहत हुए अपराधों की
एफआईआर दर्ज न करने पर दोषी पुलिस वालों को 6 महीने से लेकर 2 साल तक की सजा दी जा सकती है। किसी भी सूरत में कोई भी पुलिस वाला इन धाराओं के अपराध की एफआईआर लिखने से मना नहीं कर सकता, चाहे घटनास्थल उसकी सीमा में आता हो या नहीं। गोलू की निशानदेही पर पुलिस ने 3 नवंबर को अमर और राजेश उर्फ चेतराम को गिरफ्तार कर लिया, लेकिन चौथा अपराधी रमेश मेहरा पुलिस के हाथ नहीं चढ़ सका। बाद में पुलिस ने उसे भी गिरफ्तार कर लिया, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भी पुलिस की हड़बड़ी और गैर जिम्मेदाराना बर्ताव उजागर हुआ। छानबीन में यह बात सामने आई कि गिरफ्तार किए गए अभियुक्त बेहद शातिर और नशेड़ी हैं। वे हबीबगंज इलाके की झुग्गियों में ही रहते थे। ये लोग पन्नियां बिनने का काम करते थे, लेकिन असल में इनका काम रेलवे का सामान, लोहा आदि चोरी कर कबाड़ियों को बेचना था। जांच में पता चला कि आरोपियों में सबसे खतरनाक गोलू उर्फ बिहारी है। गोलू ने अपनी नाबालिगी में ही एक हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। उसने एक पुलिसकर्मी के बेटे की हत्या की थी। इतना ही नहीं, एक औरत से उसके नाजायज संबंध भी हो गए थे, जिससे एक बच्चा भी हुआ था। गोलू कितना बेरहम है, इसका अंदाज़ा इसी बात से लगाया जा सकता है कि अपनी माशूका से हुए बेटे को वह उसके पैदा होने के 4 दिन बाद ही रेल की पटरी पर रखाया था, जिससे ट्रेन से कटकर उसकी मौत हो गई थी। दूसरा आरोपी अमर उसका साढ़ू है। अमर भी शातिर अपराधी है। कुछ दिन पहले ही वह अरेरा कॉलोनी में रहने वाले एक रिटायर्ड पुलिस अफसर के यहाँ चोरी करने के आरोप में पकड़ा गया था। पूछताछ में आरोपियों ने अपने नशे में होने की बात स्वीकारी और यह भी बताया कि अनामिका आती दिखी तो उन्होंने लूटपाट के इरादे से पकड़ा था, लेकिन फिर उनकी नीयत बदल गई। अनामिका बलात्कार मामले का शोर देश भर में मच गया। इससे पुलिस प्रशासन की जमकर थू-थू हुई। शहर में लगभग 50 जगहों पर विभिन्न सामाजिक संगठनों और राजनीतिक दलों ने धरने प्रदर्शन किए। विरोध बढ़ता देख मुख्यमंत्री ने जांच के लिए एसआईटी टीम गठित करने के निर्देश दे दिए। कांग्रेस सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया और कमलनाथ ने भी सरकार और लचर कानून व्यवस्था की जमकर खिंचाई की। भोपाल में जो हुआ वह वाकई मानव कल्पना से परे था। जन आक्रोश और दबाव में पुलिस ने एक और भारी चूक यह कर डाली कि जल्दबाजी में नाम की गफलत में एक ड्राइवर राजेश राजपूत को गिरफ्तार कर लिया। बेगुनाह राजेश से जुर्म कबूलवाने के लिए उसे थाने में अमानवीय यातनाएं दी गईं। बकौल राजेश गिरफ्तार कर गुनाह स्वीकारने के लिए जमकर मारा गया। प्लास्टिक के डंडों से बेहोश होने तक मारा जाता रहा। राजेश के मुताबिक उसका मोबाइल फोन पुलिस ने छीन लिया और उसे पत्नी से बात भी नहीं करने दी गई। हकीकत में राजेश राजपूत हादसे के वक्त और उस दिन भोपाल में था ही नहीं। वह शिवसेना के एक नेता के साथ इंदौर गया हुआ था। उसकी पत्नी दुर्गा को जब किसी से पता चला कि उसके पति को पुलिस ने गैंगरेप मामले में गिरफ्तार कर रखा है तो वह घबरा गई। दुर्गा जब थाने पहुंची तो पति की एक झलक दिखाकर उसे दुत्कार कर भगा दिया गया। इसके बाद वह अपने पति की बेगुनाही के सबूत लेकर यहां वहां भटकती रही। तब कहीं जाकर उसे 3 नवंबर को छोड़ा गया। थाने से छूटे राजेश ने बताया कि वह हबीबगंज स्टेशन के बाहर भाजपा कार्यालय के पीछे की बस्ती में रहता है। जिन जिन पुलिस अधिकारियों ने उसके साथ ज्यादती की है वह उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कराएगा। सरकारी अमले किस मुस्तैदी से काम करते हैं, इसकी एक बानगी फिर सामने आई। अनामिका की मेडिकल जांच सुल्तानिया जनाना अस्पताल में हुई थी। प्रारंभिक रिपोर्ट में एक जूनियर डॉक्टर ने लिखा था कि संबंध विद कंसर्न यानी सहमति से बने थे। इस रिपोर्ट में एक हास्यास्पद बात यह थी कि अभियुक्त की जगह पीड़िता शब्द का प्रयोग किया गया था। इस पर भी काफी छीछालेदर हुई। तब सीनियर डॉक्टर्स ने गलती स्वीकारते हुए इसे लिपिकीय त्रुटि बताया, मानो कुछ हुआ ही ना हो। बाद में रिपोर्ट सुधार ली गई। अगर वक्त रहते इस गलती की तरफ ध्यान नहीं जाता तो इसका फायदा केस के आरोपियों को मिलता, क्योंकि बलात्कार के मामलों में मेडिकल रिपोर्ट काफी अहम होती है। तरस और हैरानी की बात यह है कि जिस लड़की के साथ 6 बार बलात्कार हुआ उसकी रिपोर्ट में सहमति से संबंध बनाना लिख दिया गया। शायद इसकी आदत डॉक्टरों को पड़ गई है, या फिर इसकी कोई और वजह हो सकती है जिसकी जांच किया जाना जरूरी है। पुलिस ने चारों दरिंदों पूछताछ कर उन्हें न्यायालय में पेश किया और जेल भेज दिया गया। अनामिका चाहती है कि इन दरिंदों को चौराहे पर फांसी दी जाए।
पर बदकिस्मती से देश का कानून ऐसा नहीं है। यहाँ पीड़िता की भावनाओं की कोई कीमत नहीं होती। भोपाल बार एसोसिएशन ने यह एक अच्छा संकल्प लिया है कि कोई भी वकील इन अभियुक्तों की पैरवी नहीं करेगा।